ठीक है, जैसे सेट आर्ट है आज हम लोग। तो पहला का आंसर सी हो जाएगा जी, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा आपको ए, तीसरा का हो जाएगा बी, चौथा का हो जाएगा आपको बी नंबर, ठीक है। पांचवा का हो जाएगा डी नंबर। सब बन गया सबको? जी सर। ठीक है। छठा का हो जाएगा ए नंबर। तो क्या है, 1,3-डाइमिथिल बेंजीन निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो एम जाइलिन। क्या होता है जी? एम जाइलिन के एम रूप से जाना जाता है। जाइलिन के रूप में, ठीक है जी। अब देखिए 1,3-डाइमिथाइल में बेंजीन अर्थात एम जाइलिन पानी में अघुलनशील। क्या होता है जी? पानी में अघुलनशील होता है, ठीक है। और इसके मुख्यतः 3 आइसोस होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पेराजाइलिन। इसके 3 कौन से आइसोस होते हैं जी? आइसोमर्स। तो आर्थो, मेटा और पेराजाइलिन। एम जाइलिन एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। यह डाइमिथाइल बेंजीन के 3 आइसोमर्स में से एक है, जिसमें सामूहिक रूप से जाइलिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एम का मतलब होता है मेटा, जो दर्शाता है कि एम जाइमिन में 2 मिथाइल समूह बेंजीन रिंग 1 और 3 स्थान पर हैं। सभी जाइलिन आइसोमर्स रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। 1,3-डाइमिथाइल बेंजीन का एक कार्बनिक यौगिक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है जी? C6H6। ये क्या बंद वक्र है ना, बंद लूप बनाती है, ठीक है। और ये क्या असंतृप्त है, जो भी बंद बनाएगा वो क्या असंतृप्त है, ठीक है। अब देखिए टेडोफाइटा साइकस युग्म गलत है। 7 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? तो टेडोफाइटा साइकस, ये युग्म गलत है। टेडोफाइटा का उदाहरण क्या है? फर्न होता है टेडोफाइटा में, मार्सिलिया होता है और हॉर्सटेल। टेडोफाइटा का उदाहरण कौन कौन है? फर्न, मार्सिलिया और हॉर्सटेल, ठीक है। याद रखिएगा टेडोफाइटा पौधों की जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। याद रखिएगा पूछेगा कि कौन सा पादप समूह है जो जड़, शरीर, जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है? तो टेडोफाइटा, ठीक है। इनमें सनवन उत्तक भी पाए जाते हैं, इसमें सनवन उत्तक भी पाए जाते हैं। टेडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। टेडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है। टेडोफाइटा को 4 उप फाइलम में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है? साइलोप्सिडा, इसको जैसे क्या है साइलोटम कहा जाता है। लाइकोस्फिडा को लाइकोपोडियम कहा जाता है। सिग्नोसिप्टा को इक्विसेटम कहा जाता है। और टेरोसिप्टा को ट्राइसिप्टियम या फर्न कहा जाता है, ठीक है। तो सही से क्या था उसमें? एंजियोस्पर्म गुलाब होता है जी, जिम्नोस्पर्म पाइनस होता है और ब्रायोफाइटा मॉस होता है, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से क्या आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? तो पीतरस, ठीक है। पीतरस का जो पीएच मान कितना होता है जी? 7.7। तो 7.7, ठीक है। पीतरस आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षार बनाने सहायक है। पीतरस का स्राव यकृत से कहाँ से निकलता है जी? यकृत से। पीतरस पीले रंग का क्षारीय द्रव्य है। पीत रंग पीले रंग का कैसा रंग होता है? पीले रंग का होता है जी। पीतरस का कार्य क्या है? पीतरस वसा, लोहा, विटामिन का शोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। पीत लवण लिपिड को शोषण में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए शरीर के विषाक्त पदार्थ को निकालने में पीत का एक महत्वपूर्ण भूमिका है जी, है ना। शरीर में विषहरण प्रक्रिया से विषाक्त पीत में स्थापित होते हैं और मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। पीत के शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर निकालता है। पीत जो होता है अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर निकालता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में, ठीक है। आमाशय में भोजन के पहुंचने पर HCl भोजन से मिलकर टॉयलिन को निष्क्रिय कर देता है। याद रखिएगा आमाशय में भोजन के पहुंचने पर HCl से मिलता है, HCl भोजन से मिलने पर टॉयलिन को निष्क्रिय कर देता है। जठर रस में पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम होता है। जो जठर रस में क्या क्या होता है जी? पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पेप्सिन भोजन को उपस्थित प्रोटॉन को पहले प्रोटियोज
अब फिर पेप्टोनेजेन में बदलता है। प्रोटीओजेज, पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पहले प्रोटीओज और फिर पेप्टोनेजेन में बदलता है। प्रोटीओजेज, ठीक है, अब पेप्टोन। बताइए कि जठर रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय। है ना, पित्ताशय में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। पित्ताशय में, पित्ताशय ठीक है। आमाशय थोड़ी ना है वो तो। अब देखिए पित्ताशय में पीत ना रहता है जी। जठर बोलिए। पित्ताशय पीत ना रहता है, जठर समाशय में ना। पित्त रस, तो जठर रस बोल रहा है पित्ताशय, मतलब पित्त रस, वही ना ये लोग बता रहा पित्ताशय। है। ठीक है। अब देखिए अमाशय में जठर रस। ठीक है, अब देखिए जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग कैसा होगा जी? सफ़ेद होगा। जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से गति से अभिक्रिया करता है और सफ़ेद रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। सफ़ेद रंग का ज्वाला उत्पन्न करता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना जी। ऊष्मा दे रहा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाए Mg+O2 तो 2Mg हो जाएगा। ठीक है, Mg मैग्नीशियम की ज्वाला इतनी चमकीली होती है कि इसका उपयोग पुराने समय में फोटोग्राफी में फ्लैश बल्ब के रूप में कार्य करता था। यूज करते थे फ्लैश बल्ब के रूप में। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सफ़ेद क्षारकीय ऑक्साइड और इसका उपयोग एंटासिड और रेचक के रूप में चिकित्सा में भी किया जाता है। लाल रंग कुछ धातुएं जैसे स्ट्रांसियम और लिथियम की ज्वाला का रंग हो सकता है। कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग होता है। कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग होता है। ठीक है, कैल्शियम ईंट जैसा लाल रंग। अब देखिए हरा रंग आमतौर पर तांबे के योकों के दहन के दौरान देखा जाता है। ठीक है, हरा रंग आमतौर पर तांबे में हो जाए, तांबे में जंग लगता है हरा रंग। ठीक है, और तांबे हरे नीले रंग की ज्वाला उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखिए 10 का नंबर तो हो गया जी। औसत चाल निकालना फॉर्मूला 2S1 × S2 बटा S1 + S2 हो जाएगा जी। ठीक है, 11 नंबर सबको हो गया। 80 निकाल के छोड़ दिए। ठीक है, 11 नंबर भी सबको हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर आइए तो 12 नंबर में हो जाएगा जी आपको 21%। ठीक है, 13 नंबर में देखिए 13 नंबर में हो जाएगा आपको जी। ठीक है, 13 का C नंबर हो जाएगा 25%, है ना। 20 को खरीदें तब 5 को फ्री, 20 को खरीदें तब 5 को फ्री, तो 5/20 × 100। ठीक है, चलिए अब देखिए 14 नंबर में क्या है? उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए कौन एक सरकारी पहल शुरू किया गया है? तो भारत जेन, है ना, भारत जेन। तो उत्तम कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए भारत जेन नामक एक सरकारी पहल शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी पहल भारत जेन का शुभारंभ किया गया है। इसके तक नागरिकों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को जेनेटिव AI उपलब्ध कराएगा, है ना, हर तरह का भाषा में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने भारत पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसे कानून पोर्टल एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा में मदद हेतु CBI द्वारा विकसित किया गया है। CBI द्वारा भारत पोल। ठीक है, ये जांच के लिए कानून के एजेंसी। ठीक है, अब देखिए 15 में क्या है? किसने अपने नए मिशन फ्रेम 2 के तहत, ठीक है, फ्रेम 2 4 अंक SpaceX। फ्रेम 2 के तहत स्पेस एक्स ने गया था हम नासा मार दिए। अब देखिए किसने अपने नए मिशन फ्रेम 2 के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा? तो क्या हो गया जी? C नंबर हो जाएगा स्पेस एक्स। किसको भेजा जी? स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स अपने नए फ्रेम 2 के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा। एलन मस्क की स्पेस एक्स के ऐतिहासिक फ्रेम 2 मिशन के तहत 31 मार्च 2025 को 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजा गया है। यह पहली बार जब स्पेस एक्स का मानव अंतरिक्ष यान पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर परिक्रमा करेगा। ठीक है, तो कब भेजा गया जी? तो 31 मार्च 2025 को 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका तो हो गया जी। 16 का D हो जाएगा आपको, 16 का D। ठीक है, 17 का भी D हो जाएगा जी। अब देखिए 18 का हो जाएगा आपको A नंबर। 19 का हो जाएगा -42। सब हो गया ने।
ठीक, 20 का हो जाएगा डी नंबर। नॉट वन। अब देखिए निलंबन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो निलंबन के बारे में क्या है, निलंबन को आंखों से देखा जा सकता है ना। निलंबन को अगर ऐसे छोड़ देंगे, इसी छोड़ देंगे तो उसके बड़े कण नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए निलंबन के कणों का आकार नैनोमीटर से बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, आमतौर पर 1 माइक्रोन से भी बड़ा होता है। इतने बड़े कणों को नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है। निलंबन के संबंध में क्या मुख्य कारण है, ये बिस्मांगी है, ठीक है, ये एक बिस्मांगी मिश्रण है। इसमें ठोस कण एक तरल में विक्षेपित होते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। कणों का आकार बड़ा होता है, उन्हें नंगी आंखों से देख सकते हैं। सांस छोड़ने पर कण नीचे बैठ जाते हैं, है ना। इसको साधन बोलते, क्या बोलते हैं जी, हाँ। कणों के निस्पंदन और साधन निस्तारण जैसी विधिया से मिश्रण से अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए पानी में रेत छोड़ देंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगा। पानी पड़ना। चौक पाउडर पानी का मिश्रण, ठीक है। दूधिया पानी, क्या होता है, दूधिया पानी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा जी आपको, डी नंबर 22। तो 22 का 21 का डी हो जाएगा। अब देखिए 22 का भी डी हो जाएगा जी। 2 विभिन्न प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो 22 का डी ए सही है, बी गलत है। अब देखिए समांतर क्रम में विभव लगाते हैं। अब समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभव समान मान देगा, ठीक है। अब विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान नहीं होगा, ठीक है। ये बी नंबर गलती हो गया, नहीं होता है। 23 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं, चालनी और साथी कोशिकाएं, ठीक है। फ्लोएम में 4 मुख्य कोशिकाएं होती है। एक पहला चालनी कोशिका है, ठीक है। अब देखिए फ्लोएम की मुख्य संवाहक कोशिकाएं होती है। चालनी कोशिकाएं क्या होती है, फ्लोएम की मुख्य संवाहक कोशिकाएं होती है, ये लंबी होती है, बेलनाकार कोशिकाएं होती है, एक के ऊपर एक रख कर नलिका जैसी संरचना बनाती है। परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन ये जीवित कोशिकाएं होती है। इनकी अंतर्भित्ति छिद्रित होती है जिन्हें चालनी पट्टिका भी कहते हैं। अंतर्भित्ति छिद्रित होती है जिन्हें चालनी पट्टिका भी कहेंगे, जो कोशिकाओं के बीच प्रवाह को सुगम बनाता है। अब एक होता है साथी कोशिका। साथी कोशिका विशेष कोशिकाएं होती है जो चालनी नलिका के साथ निकटता से जुड़ी होती है। अब प्रत्येक साथी कोशिकाओं को एक चालनी नलिका के साथ एक साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो साथी कोशिका हो गया। साथी कोशिका में केंद्रक अन्य कोशिकांग होते हैं और माना जाता है कि वे चालनी नलिकाओं के कार्यों में सहायता करती है, जैसे कि चयापचय संबंधी सहायता, दाब प्रवणता बनाए रखना, पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक है। अब देखिए फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। पेरेन्काइमा कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। ये भोजन सामग्री जैसे स्टार्च और वसा का भंडारण करती है। पेरेन्काइमा का काम क्या है जी, तो वसा और स्टार्च का भंडारण करना। ये पार्श्व सौंदर्य में भी मदद करता है ना जी। जब तनाव वृद्धि होगा मोटाई में तो पार्श्व सौंदर्य बोलते हैं उसको। फ्लोएम रेशे होते हैं एक, तो क्या होता है, फ्लोएम रेशे पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है जो फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक शक्ति और सहारा प्रदान करती है, ठीक है। चलिए वाहिनिकी और वाहिका दोनों जाइलम की कोशिकाएं हैं जो जल और खनिज को परिवहन में जिम्मेदार होती है, ठीक है। अब देखिए 24 में क्या है, किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल विस्थापन पर यूपी दिशा में कार्य करता है। यदि इस बल पर 2 मीटर विस्थापन होगा तो क्या है कार्य, क्या होगा, -40 जूल होगा, लेकिन -40 जूल हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है, यूपी दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कार्य का फॉर्मूला जनरेट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब वही कार्य कुछ भी बोले, ऊर्जा का मात्रक है ना। बताइए 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है जी, 10 पावर 7। 10 का पावर 7, ठीक है। उसमें विकिरण का मात्रक क्या होता है, उसमें विकिरण का मात्रक, उसमें विकिरण किस में मापते हैं, तो बोलोमीटर से, किस में मापते हैं, वोलोमीटर। बोलोमीटर से मापते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 24 हो गया जी। अब देखिए 25 में, तब 25 का हो जाएगा जी 500, जी सबको निकल गया ना।
26 का हो गया आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 का तो हो जाएगा डी जी, ठीक है। तो गोला काटना जानते ही हैं, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए मोबाइल फ़ोन 28 का हो जाएगा, अब सबको 28 हो गया जी। बी नंबर हो जाएगा 28 का बी, ठीक है। अब विश्व में सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नदी माजुली नदी कहाँ स्थित है? तो असम में जी, है ना, विश्व का है। इसी का सबसे छोटा क्या, उमानंदा। माजुली सबसे बड़ी, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी की है ना, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए, और ब्रह्मपुत्र की सबसे छोटी जो द्वीप है उमानंदा, और सबसे बड़ी है माजुली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, माजुली असम ब्रह्मपुत्र नदी में बसा नदी द्वीप है। ये असम का संस्कृति राजधानी भी है, असम की संस्कृति राजधानी भी है। माजुली पूर्वी असम का नौ वैष्णव विचारधारा का मुख्य केंद्र है। अब देखिए क्रिकेट प्रशासन में योगदान के लिए आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार जय शाह को दिया गया जी, अमित शाह का बेटा, ठीक है। आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स के 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। मिथुन मनास। तो कौन बन गया अभी? मिथुन मनास। कौन बन गया जी? मिथुन मनास बन गया, ठीक है। अब देखिए बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना, और आईसीसी की स्थापना 1909 में। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई, आईसीसी का मुख्यालय दुबई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग में 31 का हो गया डी, आईसीसी का 1909 नहीं वो नहीं, अभी कौन है अध्यक्ष? जैसा आरसीयू सीओ, लेकिन भारतीय कोई बना है, गुप्ता उपता कोई बना है, देवदत्त गुप्ता, ऐसे कुछ गुप्ते बनिए बना है, ठीक है। हाँ। अब देखिए 31 में क्या है जी? तो 31 का डी हो जाएगा जी। 32 का हो जाएगा आपको 42, है ना, मतलब सी नंबर। 33 का हो जाएगा सी नंबर। का सीईओ कौन है? देखिए 34 का हो जाएगा आपको डी नंबर, है ना। दोनों को गुना करके 2 गुना कर देना है, तो डी हो जाएगा, मतलब बी नंबर हो जाएगा। 6 जगह 36, 36 दूना 72, ठीक है, डी बी नंबर। अब देखिए 35 का हो जाएगा आपको 37, ठीक है। अब देखिए तो 7 गुना 2 किए तो 1 कम, ठीक है। 13 गुना 3 किए तो 2 कम, 37 गुना 4 किए तो 3 कम, ठीक है। चलिए अब इस तक करके आ जाएगा 37 आंसर। अब 36 नंबर में क्या है? विद्युत धारा पर नालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति परवल और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है। परवल तो होता है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होती है, ठीक है। हाँ, एक कोशिकीय जीवों में जनन की कोशिका भित्ति का प्रयोग होता है जी। अच्छा रुकिए, 35 नंबर और 36 नंबर क्या क्या है? परिणकालिका विद्युत रोधी तार का बेलनाकार रूप कुंडली बनाकर बनाई जाती है, सही बात है जी। जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। जब परिणकालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक फेरा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, सही है। परिणकालिका की ज्यामिति के कारण व्यक्तिगत चुंबकीय क्षेत्र परिणकालिका के अंदर एक साथ जुड़े होते हैं और एक परवल चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है, ठीक है। परिणकालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लगभग समांतर और सीधी होती है, वे समान दूरी पर फैली होती है। यह इंगित करता है कि परिणकालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। परिणकालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ना। अब देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र का अर्थ है शक्ति और दिशा परिणकालिका के अंदर सभी दिशा बिंदुओं पर लगभग समान होती है। परिणकालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक सीधे तार एक वृत्ताकार लूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होती है यदि उनमें समान धारा प्रवाहित हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिणकालिका में कई फेरे होते हैं और प्रत्येक फेरों का चुंबकीय क्षेत्र मिलकर कुल चुंबकीय क्षेत्र को परवल बना देता है, ठीक है। अब देखिए अच्छा याद क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोलेगा ना तो आप क्या बोलेंगे? अंदर में परवल और समांतर, ठीक है। हाँ ठीक है, एक समान क्षेत्र रहेगा तो, ठीक है। अब बाहर में जनवे करते हैं कैसे हो जाता है ना, समांतर तो होता है ना, लेकिन कहीं सघन हो जाता है, कहीं बिरल हो जाएगा। जैसे पोल पर क्या चुंबकीय पोल पे सघन हो जाता है, दूरी बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो डेंसिटी
कम होगा, है ना। कभी एक दूसरे को रेखाएं काटती नहीं है, हमेशा समांतर होती है ना। लंबवत रहेगा तो मैक्सिमम और समांतर रहेगा तो शून्य। ठीक है, चलिए अब देखिए 37 नंबर में क्या है, एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन की कोशिका का कौन सा विधि होता है जी। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन मुकुलन, प्रजनन और विखंडन विधि का उपयोग होता है। एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन विधियां का उपयोग करते हैं। ठीक है, अलैंगिक विधियों में मुकुलन, विखंडन और कुछ परिस्थितियों में पुनरुद्भवन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मुकुलन जनन कोशिका के शरीर में एक छोटी सी कली भार को विकसित करती है ना जी। मुकुलन साइड से निकलता है वो छोटा सा, और यह कली आनुवंशिक रूप से जनन कोशिका के समान ही होती है और धीरे धीरे बड़ा आकार बढ़ती है फिर अलग हो जाती है। ठीक है, विखंडन में जनन कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होकर नए जीव बनाती है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन, एक होता है विखंडन, बहुखंडन। तो द्विखंडन में 2 भागों में समान भागों में विभाजित हो जाएगी, जैसे कि अमीबा बैक्टीरिया, अमीबा और बैक्टीरिया में। बहुखंडन एक कोशिका कई भागों में, जैसे प्लाज्मोडियम बहु विखंडन द्वारा जन्म करता है। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा जी, तो द्विखंडन होता है अमीबा और बैक्टीरिया में, और बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, बहु विखंडन द्वारा। ठीक है, पुनरुद्भवन बहुत कोशिकीय जीवों में खोए हुए क्षतिग्रस्त भागों से फिर से बनने की क्षमता होती है ना। मतलब पूरा काट दीजिए फिर से वो एक एक भाग उसका बन जाएगा, ये ना जी। क्षतिग्रस्त भाग फिर ठीक से है, रिकवर कर जाएगा। चलिए अब देखिए 38 का हो गया आपको जी, 38 का हो गया जी आपको। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो 22 हो जाएगा, 22 सेकेंड। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया आमतौर पर किस वर्ष की वायु को वर्ग को प्रभावित करता है, तो 5 वर्ष से नीचे, 5 वर्ष से नीचे। डिप्थीरिया आमतौर पर 5 वर्ष से नीचे वायु वर्ग को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है, जीवाणु से होता है ना। जीवाणु से क्या टीका है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित का, तो पंडित डी हो गया जी, तो डिप्थीरिया हो गया। पंडित का टीका न्यू है, जो ऊपर श्वसन पथ और कभी त्वचा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जीवाणु कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह जीवाणु आमतौर पर गले और त्वचा की सतह पर उसके आसपास बढ़ता है। ठीक है जी, समानांतर डिप्थीरिया हवा से मौजूद बूंदों के जरिए फैलता है। ठीक है, डिप्थीरिया वैक्सीन को रोकी जा सकने वाली बीमारी है, लेकिन प्रतिरक्षा पैदा करने उसे बनाए रखने के लिए कई खुराक और बूस्टर खुराक की आवश्यकता है। इसके लिए डीपीटी का वैक्सीन लगाते हैं। ट्रिपल वैक्सीन को बोलते हैं, डिप्थीरिया, पिट्यूटरिस और टिटनेस। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पिट्यूटरिस और टिटनेस। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन बोलते हैं। अब देखिए 40 हो गया जी, ये सब तो 10 क्लास का ही क्वेश्चन है आप लोग को। ठीक है, आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर दिया हुआ आपको, n-2 इंटू 180 बराबर आपको मान योग दिया हुआ है। चलिए भुजा की संख्या 20 हो जाएगी। अब देखिए 42 का हो जाएगा आपको 400। ठीक है, अब देखिए 43 का हो जाएगा आपको जी 0.5, इसका एलसीएम क्या 0.5 ही आएगा, है ना। चलिए अब देखिए 44 में क्या है, सरली बोचवे जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, वो किस देश के हैं, तो घाना के देश के हैं। सरली बोचवे कौन है जी, सरली बोचवे जिन्होंने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया, वो किस देश से है, तो घाना देश से। ठीक है, सरली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी, पहली अफ्रीकी महिला। ठीक है, उन्होंने डोमिनिका की पेंटिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है, डोमिनिका की पेंटिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है। राष्ट्रमंडल 56वें स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश होते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर, रामेश्वर सर किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में जी। ठीक है, चलिए हाँ अब देखिए रामेश्वर सर पम्बन नदी पर स्थित है, पम्बन द्वीप पर स्थित है। पम्बन चैनल द्वारा भारत भूमि से मन्नार की खाड़ी से अलग होता है श्रीलंका। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है स्वयं भगवान राम ने
अपने लंका विजय के अवसर पर यहाँ भगवान शिव का शिवलिंग का सामना किया था, है ना। भगवान शिव का ही पूजा कर रहे थे, ठीक है। वहीं पर शिव को समर्पित रामनाथ स्वामी मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है। शिव को समर्पित रामनाथ स्वामी मंदिर शहर के केंद्र में स्थित है और शिव और राम से निकटता से जुड़े होने के कारण शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों का तीर्थ स्थल है। अब देखिए 46 का तो हो गया जी आपको डी नंबर, पिता की बहन। अब देखिए 47 का हो जाएगा बी नंबर जी, है ना। 48 का ये, 48 का हो गया ए, सबको हो गया जी। अब देखिए 49 का हो गया आपको बी नंबर। 50 का देखिए तो 50 का डी हो गया जी। चलिए, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन है? तो एकल स्ट्रेंज आरएनए वायरस, एकल स्टैंडर्ड, ठीक है। ठीक है। अब देखिए पोलियो उत्पन्न करने वाले विषाणु, तो पोलियो किसको विषाणु से होता है जी? विषाणु का फॉर्मूला क्या है? ये चाचा डांटो मत खरे गाल पर छापो, ठीक है। पोलियो उत्पन्न करने वाले विषाणु एकल स्ट्रेन वायरस है। पोलियो वायरस एक आरएनए वायरस होता है जिसमें विरियन प्रोटीन कैप्टिड के घनात्मक ध्रुवता को एकल रज्जु आरएनए जीनोम से बना होता है। पोलियो वायरस अत्यधिक संक्रामक है। क्या है जी? अत्यधिक संक्रामक होता है। उस्मान अवधि आमतौर पर 7 से 10 दिन की होती है। उस्मान अवधि आमतौर पर 7 से 10 दिन, लेकिन 4 से 35 दिनों तक भी हो सकती है। पोलियो वायरस मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो वायरस, ठीक है। इसका वैक्सीन व्युत्पन्न VPPV होता है। अमौखिक पोलियो वैक्सीन होता है। निहित कमजोर जीवित पोलियो वायरस से संबंधित होता है, ठीक है। पोलियो का टीका कौन का खोज किया? ठीक है, जॉन सॉल्व किया था, है ना। अब देखिए वायरस होने वाले रोग क्या हैं? तो चिकन बॉक्स, वेरिसोला बोलते हैं उसको, कोविड-19, है ना। 2019 में आया था ना जी, चाइना में दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में आ गया था कोविड-19, ठीक है। डेंगू, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, लॉकडाउन लगाया था हीब तो 2020 हुआ था वो। हम लोग पास 20 में आया था। केरल में आया था फरवरी। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन है? चिकन बॉक्स, कोविड-19, डेंगू, फ्लू, है ना, इन्फ्लुएंजा जिसको बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हाँ, और HPV, ठीक है, HIV होता है जी। चलिए, खसरा, एम पॉक्स, नीमोकोकल, पोलियो, रोटा वायरस, RSV, रूबेला को खसरा बोलते हैं, ठीक है, हाँ। अब देखिए 52 नंबर क्या है? तो मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जी, MgOH का होल 2, 11.2, 10.2 क्या होता है जी? 10.4, ठीक है, 10.2 से 10.4 तक होता है इसका, ठीक है, क्षारीय मान, ठीक है, pH मान होता है, क्षारीय होता है। ये मैग्नीशिया का दूध क्षारीय होता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी अम्लीय पदार्थ को बेअसर कर देगा, इसलिए यह एक बेहतरीन एंटासिड है ना जी। यह पेट में आंतरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेअसर करता है। एसिडिक एसिड CH3COOH है, हाइड्रोलिक एसिड HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4, सोडियम फास्फेट Na3PO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जी, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल 2 SO4, ठीक है। अब देखिए 53 नंबर क्या है? एमनियोटा समूह शामिल है। तो 53 का डी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। एमनियोटा शरीफ शामिल है जी। एनिमिया मतलब है ना जी स्तनधारी, ठीक है, मेमल्स होता है, ठीक है, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अब देखिए एनिमिया कैसरुकू का एक मोनोफिलेटिक समूह है। एमनियोटा अपने जीवन में भ्रूण अवस्था में आवरण विकसित करते हैं जिसे एमनियन कहा जाता है। एमनियोटा कैसरुकू का एक समूह है जिसमें सभी जीवित सरीसृप वर्ग, सरीसृप, पक्षी वर्ग, एवेज, ठीक है, पक्षी वर्ग एविज वर्ग से संबंधित है, ठीक है, स्तनधारी वर्ग मेनिमिलिया वर्ग से संबंधित है, ठीक है। तो एमनियोटा में सब आ जाता है, ठीक है, सरीसृप वर्ग भी आता है, पक्षी वर्ग भी आता है और स्तनधारी वर्ग भी आता है, ठीक है। पहले एमनियोटस का विकास 340 मिलियन वर्ष पहले
कार्बोनिफेरस काल के दौरान टेट्रापोड पूर्वजों से हुआ था। अब देखिए 54 में क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा पैकिनन का प्रयोग के लिए लगभग मोटी सोने की पन्नी का प्रयोग किया। किसका जी? तो सोने की पन्नी का प्रयोग क्या था, ठीक है। इसका परमाणु क्या है, तो 1000 परमाणु, लगभग 1000 परमाणु मोटी सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। 55 का तो 18 हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए 54 में क्या है आपको, 54 में ही तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में प्रसिद्ध अल्फा पैकिनन का प्रयोग किया। किसका क्या था जी? पहला क्वेश्चन पूछेगा कब किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने? 1911 में। कब किया था जी अल्फा कण का प्रयोग? 1911 में, ठीक है। जिसने परमाणु संरचना के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने अल्फा कणों के किरण को सोने की बहुत पतली पन्नी में डाला और देखा कि ये कण क्यों बिखरे हुए हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने जिस सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया था वो अविश्वसनीय रूप से पतली थी, लगभग 100 नैनोमीटर मोटी। सोने का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसे बहुत पतली परतों में पीटा जा सकता है ना। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। सबसे ज़्यादा तन्यता इसी का है, सोना का। सोने का परमाणु व्यास लगभग 0.26 नैनोमीटर होता है जी। सोना का जो एटॉमिक नंबर 79 होता है, चांदी का होता है आपको 47, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड का प्रयोग परिणाम आश्चर्यजनक होता है। अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी से गुजर गए, लेकिन कुछ छोटे कणों को विक्षेपित हुए। अब कुछ बहुत कण ही कम वापस उसी दिशा में विक्षेपित हो पाए, ठीक है। अब देखिए रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या था? परमाणु अधिकांश भाग खाली होता है, क्योंकि ज़्यादा किरण पार हो गया था, खाली होता है। परमाणु का सारा घनात्मक आवेश अधिकांश द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में, घनात्मक आवेश केंद्र में था, जिन्हें नाभिक कहा गया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ठीक है। ये कहा था। अब देखिए 55 तो हो गया जी, 18 दिन हो जाएगा, सबको बन गया, ठीक है। 56 का हो गया जी, तो 500 पीछे क्षेत्रफल 2h × L+B होता है जी, ठीक है। चलिए 56 का हो गया। देखिए 57 का हो गया, 18 डी नंबर 15 बन जाएगा ये सब। चलिए अब देखिए यदि पी और क्यू को कोई भी 2 अंक ले लीजिए, है ना। अभी पी क्यू इसका मतलब कि छोटा ले लेंगे, बड़ा लेंगे, उल्टा करेंगे तो उससे छोटा हो जाए, वो बोला, है ना। जैसे मान लीजिए पी क्यू बड़ा लेंगे तब ना उल्टा करेंगे तो, है ना। हाँ संख्या और उसका अपोजिट का डिफरेंस नो का मतलब। हाँ, ठीक है। तो जो पी क्यू लेंगे हम लोग बड़ा लेंगे, जैसे 52 लीजिए तो उसका उल्टा, ठीक है। 37 कर दें, 37 कर देंगे। 37 73 कहाँ से होगा? तो माइनस में कट जाएगा। माइनस तो कटेगा नहीं, कटेगा माइनस कीजिए पहले। वो तो ठीक है, ये तो में से बस डिवीजन बोला है माइनस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बाद डिवीजन होना चाहिए। 36 आएगा ना, बार 36 नहीं, फरवरी 2025 में किस नीति से संबंधित नृत्यांगना मैधर रावत का 92 वर्ष की उम्र निधन हो गया, तो उड़ीसी नृत्य की थी। क्या थी जी? उड़ीसी नृत्य की थी। उड़ीसा का स्थापना 1936 में, उड़ीसा का स्थापना 1936 में। उड़ीसा किससे अलग हुआ? बिहार से। उड़ीसा किससे अलग हुआ? बिहार से, ठीक है। अब देखिए फरवरी 2025 में उड़ीसा नृत्य की नृत्यांगना मायाधर रावत 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मधुलता महापात्रा उड़ीसी नृत्यांगना है, ठीक है। प्रसिद्ध उड़ीसी नृत्यांगना अग्रदूत गोटी पुआ को माना जाता है। उड़ीसी नृत्यांगना के अग्रदूत किसको माना जाता है? गोटी पुआ को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या है? केलुचम महापात्रा प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और उड़ीसी नृतक हैं। तो केलुचम महापात्रा क्या है? ये भी उड़ीसी हैं, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और उड़ीसी नृतक हैं। अब देखिए 60 में क्या है? कौन सा भारतीय शहर 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो राजगीर बिहार। बिहार का स्थापना 1912 में, बिहार का स्थापना 1912 में। बिहार दिवस 22 मार्च, बिहार दिवस 22 मार्च, ठीक है। अब देखिए राजगीर बिहार द्वारा 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 में मेजबानी करेगा।
बिहार 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक 12वें एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार जब भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। इससे पहले 2007 में चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया जी? तो चेन्नई में किया गया था। ठीक है, अब देखिए 61 में हो जाएगा जी आपको डी नंबर, है ना? 61 का डी हो जाएगा। अब देखिए 62, तो 62 का हो जाएगा आपको जी आपको बी नंबर। ठीक है, ये सबको हो गया। 63 का हो गया आपको डी नंबर। 64 अठे और 108 अठे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। 64 का हो जाएगा ए नंबर। 65 का देखिए, जब एक लिफ्ट में सवार लड़के आभासी भार कमी होती है वास्तविक भार से, तो क्या होगा? हमेशा भार में कमियों वृद्धि त्वरण के साथ, हमेशा भार में कमियों वृद्धि त्वरण के साथ। तो भार में वृद्धि तो एक समान त्वरण से ऊपर बढ़ रहा है, भार में कमी एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है। ठीक है, और एक समान वेग रहेगा, एक समान कुछ परिवर्तन नहीं होगा। भार में एक समान वेग से ऊपर जाए, एक समान वेग से नीचे जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक 66 नंबर में क्या है? एक इकाई घनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक समविभव हो गया। तो समविभव में क्या हो गया? अंतर थोड़े हुआ, समान विभव हो गया, तो 0 हो जाएगा जी। तो आवेश पर कोई कार्य नहीं करेगा। आवेश पर v = W/Q। अब समविभव तो v तो 0 हो गया, तो W = v 0 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को परितारका, जिसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, ऐसे तत्व जिन्हें 4F कक्षकों में भरे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लेंथेनॉइड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब 5 और 6 रहेगा तो एक्टिनॉइड बोलेंगे। अच्छा, देख लीजिए 67 नंबर में। ठीक है, आंखों में प्रकाश जाने की मात्रा को कौन चेंज करता है जी? तो आइरिस करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। आँख की संरचना के प्रकार, कॉर्निया क्या है? यह आँखों का बाहरी भाग है, पारदर्शी और गुंबदकार होता है। ठीक है, आँखों का, और कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है, और गुंबदकार होता है। यह आँखों को आँखों के अंदर प्रकाश प्रवेश करने देता है और उसे केंद्रित करता है। ठीक है, अब देखिए आइरिस, ये रंगीन होता है। अब देखिए आइरिस क्या? आँखों का जो रंग हो, किसी का आँख भूरा, नीला, है ना, ये आइरिस पे डिपेंड करता है, काला होना है। तो आइरिस का रंग रंगीन होता है। आइरिस पुल को आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, हाँ, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, है ना। जैसे हम धूप से आते हैं रूम में तो अंधेरा दिखता है, ठीक है, अचानक से, ठीक है, तो थोड़ा समय लगता है कवर करने में, 2-3 सेकेंड। पुतली, यह आँख का काला गोल हिस्सा होता है, यह आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है और प्रकाश के लेंस तक जाने देती है, प्रकाश को लेंस तक जाने देती है। लेंस क्या होता है जी? यह पारदर्शी संरचना होती है जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। यह दूरी के अनुसार अपनी मोटाई बदल कर छवि को स्पष्ट करता है। रेटिना, यह आँख का आंतरिक परत है जिसमें प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं रोड और कोन सेल होती है। तो कोन सेल होता है रंगीन, है ना, रंग को पहचानने के लिए कोन सेल। और रॉड सेल प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। रॉड सेल का काम क्या है? कोन सेल कलर को पहचानने में मदद करना। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ऑप्टिकल नर्व्स, यह रेटिना और मस्तिष्क को जोड़ने वाली नर्व्स है। ऑप्टिकल नर्व्स यह आँखों से प्राप्त छवि को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिकल नर्व्स का यही काम है। अब देखिए विट्रस ह्यूमर क्या होता है? यह आँख के अंदर जेली जैसा पदार्थ है जो आँख को उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है। स्क्लेरा क्या? एग्जाम में स्क्लेरा पूछा गया क्वेश्चन है। यह आँखों का सफ़ेद परत है, यह आँख की संरचना और सुरक्षा को प्रदान करता है स्क्लेरा। अब देखिए 68 में क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4F कक्षकों में भरे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो लेंथेनॉइड। अब 5F और 6F पर है तो एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड भारी मृदा धातु है। लेंथेनॉइड का प्रथम तो सीरियम है। ठीक है, तो 58 से 71 तक, 58 से 71 तक सीरियम। ठीक
ठीक है, 58 से 71 तक होता है। टोटल कितने होते हैं? 14। टोटल कितने होते हैं? 14 होते हैं। लेंथेनाइट का अंतिम तत्व है ल्यूटेटियम। क्या है? ल्यूटेटियम। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में मोस्ले ने क्या है? मोस्ले कब दिया था? 1913 में दिया था। ठीक है, अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले कक्षकों के प्रकार के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों SPDF में विभाजित किया गया है। ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 का आवर्त है, 18 को वर्ग है। ठीक है, प्रत्येक आवर्त के नए ऊर्जा कोष को भरने के साथ प्रारंभ करता है। अभाव के सिद्धांत के अनुसार अभाव का नियम क्या है? तो आवर्त में 1 से 7 में क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, सब दो को ले लेंगे, 2 को छोड़ के 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 7 को हो गया। अभाव के नियम के अनुसार 7वां आवर्त अभी भी अपूर्ण है। आवर्त सारणी को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए ए ब्लॉक तत्वों को 2 श्रेणियों में, जैसे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड कहाँ चालू हो जाता है? 89 से 103 तक ना। 14 जोड़ देंगे इसमें, 14 का क्या होता है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए 69 का तो हो गया जी आपको, 69 का ये हो जाएगा जी। ठीक है, 71 का तो हो गया सबको, 70 का सी हो जाएगा, उधर में आ रहा है 91 से जोड़िए। 71 का डी हो जाएगा जी। ठीक है, 72 का तो हो गया सबको, रूट निकालना है, 0.03 हो जाएगा। 73 का 2 का पावर सबसे छोटा कर देंगे। ठीक है, तो 2 का पावर 24 सबसे बड़ा है ना। एलसीएम निकालते हैं तो बड़ा वाला लेंगे पावर, और एसीएम निकालते तो छोटा पावर सबसे, सब में मिले। 74 का हो जाएगा डी नंबर। उस दर्रे का नाम बताया जिसमें उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, तो लीपू लेक दर्रा। ठीक है, लीपू लेक, मानव, बनिहाल, ये सब क्या उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में। ठीक है, 9 नवंबर 2000। ठीक है, अब लीपू लेक दर्रा की ऊंचाई जो होती है 17,500 फीट। कितना है जी? 17,500। लीपू लेक दर्रा कुमायूं क्षेत्र का संबंधित है। किससे संबंधित है जी? कुमायूं क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए यह भारत और चीन के मध्य व्यापार का मुख्य भूमिका निभाता है, भारत और चीन के मध्य। अब आते हैं 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। सौरव घोषाल किस खेल से हैं? तो स्क्वैश से हैं। किससे जी? स्क्वैश से हैं। सौरव घोषाल ने ऑस्ट्रेलिया के ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 में PSA चैलेंजर खिताब जीता है। सौरव घोषाल ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सिडनी क्लासिक 2025 में PSA चैलेंजर खिताब जीता है। स्क्वैश एक रैकेट खेल है जो आमतौर पर 4 दीवारों से घिरे आयताकार कोर्ट पर 2 लोगों के बीच खेला जाता है। 15 दिसंबर 2024 को संपन्न पुरुष विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब मिस्र ने जीता है। 15 दिसंबर 2024 को संपन्न पुरुष विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 खिताब कौन जीता जी? तो मिस्र ने जीता है। ठीक है, चलिए तो हो गया।